हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री जी एजुकेशन में। आज हम आपके सामने RBSc 12th मॉडल पेपर फिजिक्स का सोल्व करेंगे। आपका जो मॉडल पेपर है ये 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन ए के अंदर MCQs, फिलिंग द ब्लैंक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन फर्स्ट। F is the force between two charges. F is the force between two charges. यानी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो है F. If distance between them is triple, यानी उनके बीच की डिस्टेंस को हमने कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया, then the force between them will be, यानी उनके बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा है कि दो चार्ज है उस डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। लेट हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे अपना पहला चार्ज है Q1, यहाँ पे अपना दूसरा चार्ज है Q2। ये दोनों मान लीजिए कि r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा दैट इज F इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r। ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कह रखा है कि इनके बीच की डिस्टेंस को आपने कितना कर दिया, ट्रिपल कर दिया, मतलब डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया। तो अगर हमने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया तो जो फोर्स होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r की जगह हम लिख सकते हैं 3r का होल स्क्वायर। इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय 9r स्क्वायर। यानी अगर हम इस 9 को बाहर ले लें तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये F की हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो नया वाला फोर्स है वो ओरिजिनल फोर्स का 1/99 हो जाएगा। मतलब फोर्स जो है वो 1/99 हो जाएगा। तो नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू F/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, two resistance wire A and B are made of same material। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर two resistance wire A B are made of same material। Wire A has twice the length and twice the radius of wire B that the ratio of resistance A and B। यानी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि A और B दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, दोनों के मटेरियल सेम है, जबकि A की जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, B के, और A की जो रेडियस है वो भी क्या है, ट्वाइस है B के। यानी अगर हमें दोनों की लेंथ वगैरह सब कुछ दे रखा है तो हम इस तरह से इसको सोल्व करते हैं कि RA और RB का जो रेशियो होगा हम जानते हैं कि रो LA बाय एरिया ऑफ A डिवाइडेड बाय रो LB एरिया ऑफ B। रो से वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जबकि जो लेंथ ऑफ A डिवाइडेड बाय पाई RA स्क्वायर, अगेन लेंथ ऑफ B डिवाइडेड बाय पाई RB स्क्वायर, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो A की लेंथ है वो ट्वाइस है B की लेंथ है, जबकि
ए का जो रेडियस है वो ट्वाइस है बी की रेडियस है। इस चीज को रेसिप्रोकल करके हम उल्टा कर लेते हैं, आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल बी। यहाँ एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा, जबकि ये जो 2 आर बी स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 आर बी स्क्वायर, इनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ से हमारा जो रेशियो निकल के आता है दैट इज 1/2, यानी दोनों वायर के बीच उनका रेजिस्टेंस का जो रेशियो है दैट इज 1:2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द लेंज लॉ गिव्स, यानी लेंज का लॉ क्या बताता है लेंज का। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेंज लॉ हम यूज क्यों करते हैं। जो हमारे पास फिनोमेना है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स को चेंज करते, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कॉइल है, इसके पास आप एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट लेके आ रहे हो, तो आप अगर नॉर्थ पोल को इसके पास लेके आ रहे हो तो इसका मतलब आप इससे रिलेटेड फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कॉइल ये चाहती है कि ये जो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है ये नहीं हो, यानी ये कम हो, इंक्रीमेंट कम हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो होगी, तो वो जो इंड्यूस करंट फ्लो होगी यहाँ पे हम एन ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी दैट इज एन, जो फ्रंट साइड है उसके लिए। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हम लेंज लॉ की सहायता से किसी कॉइल में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यानी लेंज लॉ की सहायता से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। The fourth question is the correct relation between magnetic susceptibility and परमिटिविटी इज, यानी हमें ये पूछा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम फाई एम से लिखते हैं और परमिएबिलिटी, यानी हमें परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन पूछा है। तो जो परमिएबिलिटी है उसको हम सिंबल से लिखते हैं म्यू, और काइनेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड ससेप्टिबिलिटी काई एम, और परमिटिविटी के बीच में जो करेक्ट रिलेशन होता है दैट इज काई एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट are the permeability and permittivity of free space, then the speed of electromagnetic waves in vacuum is, यानी हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर म्यू नॉट परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करें,
आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर स्पीड को किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसी वेव्स होती है जो जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इन वेव्स को एक एक्सीलरेटेड चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये जो वेव रिप्रेजेंट हमने कर रखी है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इन वेव की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो वेव है ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम में इनकी जो स्पीड होती है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड आती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम के अंदर स्पीड है। तो ये इस रिलेशन के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी 1/μ0 एप्सिलॉन। इस तरह से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द मोमेंटम of a photon having frequency mu, यानी म्यू फ्रीक्वेंसी के किसी फोटोन का मोमेंटम कितना है ये आपको निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p। यहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, p मोमेंटम है। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालें तो p इज इक्वल टू हो जाएगा h/λ। जबकि we know that mu is equal to c/λ, therefore lambda is equal to c/mu। ये वैल्यू यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो that will give h/c mu। इस तरह से हमारे पास जो मोमेंटम किसी फोटोन का जो मोमेंटम कैलकुलेट होकर आता है that is h/c। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी h/c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is a donor impurity? इनमें से कौन सी एक डोनर इम्प्योरिटी है? आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, बी बोरॉन, सी हेलियम, डी फास्फोरस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटीज क्या होती है। इम्प्योरिटीज जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ अदर मेटल या फिर एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं जिनसे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उन जो एलिमेंट्स हम मिलाते हैं उन एलिमेंट्स को हम इम्प्योरिटीज कहते हैं। यहाँ पे इम्प्योरिटीज जनरली दो टाइप की होती है। एक इम्प्योरिटी जिनको हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटी जिनको हम कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटीज जो होगी वो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा, जबकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होगी वो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो डोनर इम्प्योरिटी है दीज आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ।
जबकि ग्रुप 13 के हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टिन। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक डबल इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस इज अ डबल इम्प्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एवरेज वैल्यू AC in a complete cycle, यानी एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो AC की एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए ये एक अल्टरनेटिंग करंट है, इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो इसकी जो इस साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज वैल्यू होगी, यानी 0 से लगाकर ये जो अपना कंप्लीट टाइम है T, इसके लिए जो एवरेज वैल्यू होती है आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि किसी एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो AC की एवरेज वैल्यू होती है दैट इज 0। यानी किसी एक पूरे साइकिल के अंदर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है दैट इज 0। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 0। एमसीक्यू सेक्शन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अ टॉरॉइड radius 10 centimeter is 1000 turns a current of 0.1 ampere is flowing in it, then the value of intensity of magnetic field is, यानी टॉरॉइड के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लीजिए ये आपका एक टॉरॉइड है, इस टॉरॉइड के अंदर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि 1000 इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न, यानी क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्न इज 1000। टॉरॉइड की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसके एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अक्सर गड़बड़ होने या गलती होने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि किसी भी टॉरॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज B = म्यू नॉट Ni। हम यहाँ पे सीधा ही पुट कर देते हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, हमने m पुट किया कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो ये m है ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स के यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पे इस m की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो m है दैट इज कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2πr। Here capital M is total number of turns। इसकी वैल्यू हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दैट विल बी Mi upon 2πr। Here mu naught की वैल्यू 4π into 10 to the power -7, number of turns 1000, current 0.1 divided by 2π and radius is given 0.1 मीटर। इसको इनसे कैंसिल करेंगे, इसको इनसे कैंसिल करेंगे, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 into 10 to the power -7 टेस्ला। यानी इस तरह से एक टॉरॉइड के एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 2 into 10 to the power -7। जबकि हमें ये पता है कि इस टॉरॉइड के अंदर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और बाहर की साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो ये तो थे हमारे एमसीक्यू सेक्शंस के कुछ क्वेश्चन।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी is due to a point charge, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपको पूछा है इनफाइनाइट। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज V इज इक्वल टू KQ/R। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इनफाइनाइट पे या इंफिनिटी के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इंफिनिटी, तो V जो है वो कितना आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय इंफिनिटी दैट विल 0। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंफिनिटी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज 0। Our next question is induction furnace works on the principle of, यानी इंडक्शन फर्नेस जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है। सबसे पहले तो इंडक्शन फर्नेस क्या होती है। इंडक्शन फर्नेस एक ऐसी फर्नेस होती है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा मेटल स्क्रैप वगैरह जो भी मेटल होती है उनको मेल्ट करके एलॉयज बनाने में काम करते हैं। जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि इस तरह के एक कंटेनर के अंदर बाहर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके अंदर इस तरह से मेटल स्क्रैप को डाल दिया जाएगा। यहाँ पे हमने एक ऐसी सोर्स की सहायता से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट सिचुएट कर रखे हैं जिनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, और कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण इन जो मेटल स्क्रैप है इनके अंदर एडी करंट्स जनरेट होती है, और एडी करंट जनरेट होने के कारण हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है जिससे कि ये जो मेटल है ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो इंडक्शन फर्नेस है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इट इज वर्क्स ऑन एडी करंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज polarization is the phenomena which shows that light waves are of nature, यानी पोलराइजेशन ही वो घटना है जिसमें आपको क्या बताया कि लाइट का नेचर क्या होता है। पहले हम ये समझते थे कि लाइट जो है वो वेव्स होती है, लेकिन पोलराइजेशन पहले तो पोलराइजेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसके वाइब्रेशंस ऑल डायरेक्शंस में है, यानी मेरे पास मान लीजिए यहाँ एक लाइट है जिसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में है। इसको मैंने अगर पोलराइज करवाया तो पोलराइज करवाने पर ये जो लाइट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे पोलराइजेशन वो घटना है, यानी लाइट का पोलराइजेशन पॉसिबल है, और इससे ही हमें पता चलता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर, मतलब
लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका जो प्रूफ है वो हम पोलराइजेशन के द्वारा कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन की वो घटना होती है जिसके द्वारा हम लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को शो कर सकते हैं। तो ये जो थे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको एक लाइन में देना है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन लिखने के लिए कहा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो करेक्ट रिलेशन है दैट इज, उसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं कि द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होगा, नेगेटिव ग्रेडियंट जो होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में करेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ a parallel plate कैपेसिटर। यानी आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक लेबल्ड डायग्राम बनाइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर पैरेलल अरेंज होती है। इनमें से एक प्लेट को अगर हम पॉजिटिवली चार्ज करें तो दूसरी प्लेट के ऊपर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। शर्त यह है कि इसको आपको अर्थ करवाना पड़ेगा या फिर इसको किसी और प्लेट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है, दिस कंस्ट्रक्शन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सिचुएट होता है। इसमें से इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें जिनका एरिया सेम होता है, ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखी होती है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये आपके एक लेबल्ड डायग्राम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्वेश्चन है थर्ड, अ वायर ऑफ resistivity lambda is stretched and its length is doubled, then what will be its resistivity? क्वेश्चन में आपको पूछा है a wire of resistivity lambda is stretched and its length is doubled, then what will be its resistivity? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर गलतियां होने के चांसेस होती है, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा।
अगर हमने वायर की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथ और एरिया बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि लेंथ और एरिया बढ़ाने या घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ या घट सकता है, जबकि रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा कि रेजिस्टिविटी रिमेन सेम which is equal to lambda, यानी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो लैम्डा के इक्वल ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेलस लॉ। व्हाट इज मेलस लॉ, यानी आपको मेलस लॉ लिखने का है। एक्चुअली मेलस लॉ कहाँ यूज होता है, तो मेलस लॉ पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर यूज होता है। जब किसी पोलराइज्ड लाइट को, मान लीजिए आपने पोलराइज्ड लाइट ली, इस पोलराइज्ड लाइट को आप पहले एक पोलराइजर के द्वारा इसको आपने पोलराइज कर लिया। अब इस लाइट को आप किसी एनालाइजर से गुजार रहे हैं जो कि थीटा एंगल पर टिल्ट है, यानी ये थीटा एंगल पर मुड़ा हुआ है या फाई एंगल थीटा एंगल पर मुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर से, इसके बाहर निकलने वाली जो इंटेंसिटी होगी आई, ये इंटेंसिटी आई जो इक्वल होगी आई नॉट यानी इसमें जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है दैट इज एंड cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, जितने एंगल पर आपका ये जो एनालाइजर है ये झुका हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी एनालाइजर या दूसरा जो पोलराइड रखा हुआ है उससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मेलस लॉ के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which place on the earth has an angle of dip 90। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ डिप होता है, एक्चुअली एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली यहाँ लटकाएंगे तो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में कितना एंगल क्रिएट करता है, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है वो 90 कहाँ होती है, वो 90 जो वैल्यू होती है वो अर्थ के पोल्स के ऊपर होती है। यानी हम अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप है वो 90 डिग्री होता है। Next question is predict polarity of capacitor for situation given in diagram। यानी आपको एक डायग्राम के अंदर एक सिचुएशन दे रखी है और इस सिचुएशन में आपको ये पूछा है कि ये जो आपके यहाँ पे एक कैपेसिटर बन रहा है उसकी पोलैरिटी बतानी है। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दे रखा है, ये आपका ए टर्मिनल है, ये आपका बी टर्मिनल है। इस तरह से हम एक साउथ पोल को इसकी तरफ ला रहे हैं और इस तरह से हम अगर नॉर्थ पोल को इसकी तरफ ला रहे हैं। तो हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कि अगर हम साउथ पोल को पास लेके आएंगे तो यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इधर हम नॉर्थ पोल ला रहे हैं तो इसके पीछे की साइड में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा जो इसको अपोज करेगा। इट मींस कि अगर हम फ्रंट व्यू देखें तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो इसमें अगर हम एज्यूम करेंगे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन विल बी एस। यहाँ पे अगर हम एस बनाए तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी।
यानी बी ने इलेक्ट्रॉन लिए तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जबकि ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ए पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर की पोलैरिटी हो जाएगी ए बिकम पॉजिटिव एंड बी बिकम नेगेटिव। इस तरह से ये पोलैरिटी हो जाएगी। सेवन क्वेश्चन में आपको अरेंज these radiation in ascending order in terms of frequency। यानी आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है, इनको आपको उनके फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। वेव्स कुछ इस तरह से दे रखी है, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, एंड रेडियो वेव्स। हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है तो इस तरह से होता है कि यहाँ पे गामा रेज, ये हो जाएगी एक्स रेज, फिर आएगी अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रीजन, फिर आ जाएगा इंफ्रारेड रीजन, देन माइक्रोवेव रीजन और लास्ट हो जाएगा आपका रेडियो। अब हम इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, जबकि इधर से इधर जाते हैं रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी गामा रेज की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेडियो वेव्स की। तो इस क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, यानी सबसे कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेडियो वेव्स की। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद इसमें माइक्रोवेव्स दे रखा है तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा हो जाएगी। फिर आपको माइक्रोवेव्स के बाद आ जाएगा अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देन फिर एक्स-रेज। तो क्वेश्चन में जो हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा था फ्रीक्वेंसी का, उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की, उससे ज्यादा होगी माइक्रोवेव्स की, माइक्रोवेव से ज्यादा होगी अल्ट्रावायलेट की और अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होगी एक्स-रेज की। तो ये इनका करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर होगा। सेक्शन ए का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रुथ टेबल फॉर द गेट। यानी आपको डायग्राम में गेट दे रखा है, इसकी आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। तो सबसे पहले तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले आपको गेट की पहचान करनी पड़ेगी कि गेट कौन सा है। तो गेट का सिंबल कुछ इस तरह से दे रखा है। अब हमें ये पता है कि ये जो सिंबल है ये सिंबल एंड और आगे पॉइंट लगा रखा है, इसका मतलब ये नैंड गेट का सिंबल है। और नैंड क्या होता है? नैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस एंड, यानी एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें जो हमारा लॉजिक ऑपरेशन होगा दैट इज y इज इक्वल टू a डॉट b, यानी a और डॉट का पार डॉट करके a और b का डॉट करके उसका पार करना है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए तो ये अपना a, ये अपना b और ये y इज इक्वल टू a डॉट b का पार। यहाँ आ जाएगा 0
0 1 1 0 1 0 1। 0 और 0 का अगर हम डॉट करते हैं तो 0 आता है, और 0 का अगर हम बार करते हैं तो 1। 0 1 का डॉट 0, उसका बार किया तो 1, 1 0 का डॉट 0, उसका बार किया तो 1, 1 1 का बार डॉट किया तो 1 और उसका बार करेंगे तो 0। तो इस तरह से हमें जो गेट दे रखा था डायग्राम के अंदर, उसकी ट्रुथ टेबल इस तरह से बन जाएगी। ये जो गेट है ये आपके नेंड गेट होगा। एक खास चीज, नेंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि इस गेट की सहायता से आप बाकी के सारे गेट प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा सेक्शन ए आसान से क्वेश्चंस